सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 11 साठ कैसे लिखे जो एक लेखन है उसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सार लेखन की जो प्रक्रिया है ये पढ़ने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो का बचा हुआ टॉपिक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सार लेखन की प्रक्रिया। सार लेखन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इन्हें नीचे दिया गया है। अब जो है सार लेखन करते समय जो है कुछ बातों का है हम लोगों को ध्यान रखना आवश्यक है, जो नीचे दिया जा रहा है। क्या है वो हम लोग देखते हैं। सार लेखन के चरण। पहला है मूल बिंदु का चयन, मतलब पहले हम लोग मूल बिंदु का चयन कर लेंगे। फिर दूसरा है संबंधित बिंदुओं का चयन। अब उससे संबंधित जो बिंदु होते हैं उनका भी चयन हम लोग कर लेंगे, मतलब चुनना होता है। फिर तीसरा है मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम में देना। अब जो पहले हम लोग दोनों को चयन कर लिए, फिर दोनों को जो है उसको क्रम में देना होगा। फिर चौथा है अनावश्यक सामग्री को छोड़ना। अब जो फालतू की बातें हैं उनको छोड़ना होता है। अब पांचवा है उपयुक्त आकार में सार लिखना। अब जो पांचवा है उसका उपयुक्त आकार में जो है हम लोगों को सार लिखना होगा। अब आइए हम एक एक करके इन पर विचार करें। अब हम लोग इन पे एक एक करके बारी बारी से विचार करेंगे। पहला है आप किसी भी गद्यांश को पढ़ने पर पाएंगे कि लेखक उसमें विशेष रूप से किसी बात पर पाठक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है। यही उस गद्यांश का मूल भाव होता है। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसके मूल भाव को समझा जा सकता है। अब जो है कि आप जो पाइएगा कि जो गद्यांश के पढ़ने वाला को पता चलेगा जो लेखक है उसमें जो विशेष रूप से जो कोई बात कर रहा है वो पाठक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है उस बात के द्वारा। यही उस गद्यांश का जो है मूल भाव होता है। अब जो है गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसमें मूल भाव को समझना होता है। अब लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। इस मूल भाव को स्थापित करने के लिए उससे संबंधित कुछ बातें और लिखी जाती है जिनसे मूल भाव की पुष्टि होती है। ये संबंधित बिंदु कहे जाते हैं। अब इस मूल भाव को स्थापित करने के लिए हमको उससे संबंधित कुछ बातों और जो है लिखी जाती है, उनसे संबंधित जो कुछ बातें होती हैं उनको लिखी जाती है जिनसे मूल भाव का जो है पुष्टि होता है। ये संबंधित बिंदु कहे जाते हैं। अब जो तीसरा बात है क्या है, सार लेखक को मूल भाव और उसको पुष्ट करने वाला संबंधित बिंदुओं को पहचान कर उन्हें अपने लिए एक क्रम देना होता है। अब जो है सार लेखक को मूल भाव को पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदुओं की पहचान करके उन्हें एक क्रम देना होता है। अब जो है चौथा पॉइंट ये है अपने लेख को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए और लेख के मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए लेखक उसकी व्याख्या करता है तथा उनके उदाहरण देता है। अब जो है इस लेख को स्पष्ट करना और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जो लेख है के जो मूल भाव जो होता है उसको स्पष्ट करने के लिए जो लेखक है उसकी व्याख्या जो है करता है तथा उनके उदाहरण देता है। अब उसके साथ उसके उदाहरण भी देता है। आवश्यकता पड़ने पर वह उस भाव को दोहराता भी। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस भाव को जो है वो फिर से दोहराता है। मूल भाव की पहचान के साथ साथ हमें उन सब बातों को भी पहचानना होता है। अब हम लोग क्या करना है, तो मूल भाव की पहचान करने के साथ साथ हम लोगों को उन बातों को भी पहचानना होता है जिन्हें लेखक अपने मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त करता है। अब जो है जिन्हें जो लेखक अपने जो मूल भाव को जो स्पष्ट करने की करता है वो हमें पहचानना होता है। वो ये क्या है, ये देखिए पहला है व्याख्या होता है, फिर उदाहरण होता है, फिर दोहराव होता है। सबसे पहले वो क्या करता है,
पहले व्याख्या कर देता है, फिर उससे संबंधित उदाहरण देता है, फिर अगर मतलब कि फिर जरूरत पड़ता है तो उसको फिर वो दोहराव भी करता है। सार लेखक के लिए ये बातें अनावश्यक सामग्री होती है। अब जो सार लेखक हम लोग लिखते हैं, ये सब जो बातें हैं क ख ग में लिखा हुआ है, ये जो है अनावश्यक सामग्री होती है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं होता है सार लेखन में। शेष सार लेखन के लिए इन्हें पहचानना भी अत्यंत आवश्यक है। अब जो है शेष सार लेखन के लिए हम लोग जो बढ़िया सार लेखन लिख सके उसके लिए पहचानना भी हम लोगों को अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए एक उदाहरण से हम इस बात को समझने की कोशिश करें। अब हम लोग एक उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे, उससे पढ़कर हम लोगों को इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगिनत प्रभावपूर्ण जुगनुओं से दैदीप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज, उज्ज्वलता और चमत्कार तथा उनकी प्रदीप्त कांति और कृति सबसे बढ़ चढ़कर है। वे इस आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच मध्याह्नी काली प्रचंड मातंड के समान प्रकाशमान है। किसी ने कहा भी है कि तुलसीदास हमारे ही नहीं, हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श है। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है, उससे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं। और क्यों न दे, ये कोरे कवि नहीं थे, वरना ये तो एक अद्वितीय चरित्र वाले कवि, सम्राट परमोच्च श्रेणी के संत, राम के अन्यायी भक्त, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, गंभीर तत्वों को सरल सरस सद्वाली में समझाने वाले उपदेशक और भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बताने वाले महात्मा भी थे। आइए पहले हम इस अनुच्छेद को मूल भाव को समझने का प्रयास करें। हमें कैसे करेंगे? हम लोग इस अनुच्छेद के मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे? अब जो है इस गद्यांश के मूल भाव को समझकर यहाँ लिखिए। अब जो है इस गद्यांश के जो है मूल भाव को समझकर यहाँ लिखना होगा। ये काम आप लोग खुद से कीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। आपने ठीक समझा, इस गद्यांश का मूल भाव है कवि तुलसीदास की महत्ता। अब जो है हम लोगों ने क्या समझा? इसका जो मूल भाव है इस गद्यांश का वो है कवि तुलसीदास की महत्ता, मतलब उनकी क्या महत्व थी। अब है इस मूल भाव को पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदु। अब जो है इसके मूल भाव जो है इसको पुष्ट करने वाले कुछ संबंधित बिंदु है। पहला है भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि हैं। फिर दूसरा है तुलसीदास उनमें अधिक श्रेष्ठ है। फिर तीसरा है वे कोरे कवि ही नहीं बल्कि चरित्रवान, रामभक्त, महात्मा, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, सरल भाषा में गूढ़ार्थ बताने वाले उपदेशक और भविष्यवक्ता भी है। फिर है ऊपर इन बिंदुओं को व्यवस्थित क्रम में भी दे दिया गया है। अब जो ये जो है ये व्यवस्थित क्रम में दिया गया है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आइए देखें कि उक्त गद्यांश के कौन कौन से अंश वाक्य, उदाहरण और दोहराव की कोटि में आते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो गद्यांश हम लोग अभी पढ़े थे थोड़ा पहले, उसमें से कौन कौन सा जो अंश है वो व्याख्या और उदाहरण और साथ में दोहराव की कोटि में आता है। वह इस आकाश मंडल के असंख्य तारों में मध्यकालीन मातंड के समान प्रकाशमान है। यहाँ तक कि इस बात की व्याख्या की गई है कि तुलसीदास का तेज काव्य रूपी आकाश मंडल में सर्वाधिक बढ़ चढ़कर है। अब हम लोग इस लाइन से क्या पता चलता है कि जो यहाँ तक जो है इस बात की जो है व्याख्या की गई थी कि तुलसीदास का जो तेज है वो काव्य रूपी आकाश मंडल में सर्वाधिक बढ़ चढ़कर है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने शेक्सपियर का उदाहरण दिया। अब जो है उसमें उदाहरण क्या था? उदाहरण था कि जो उनकी तुलना, तुलसीदास का जो तुलना है वो शेक्सपियर का उदाहरण देकर किया गया था। फिर है वे अद्वितीय चरित्र वाले कवि, सम्राट, परमोच्च श्रेणी के महात्मा थे। इससे आगे इसी भाव की व्याख्या और ऊपर आए भाव को दोहराया गया है। अब जो ये लाइन था इससे ये पता चल रहा है कि इससे आगे जो है इसके भाव का जो है व्याख्या था, ऊपर आए हुए भाव को ये दोहराया गया है।
सार लेखन करते समय हम ऊपर की बातों को छोड़ सकते हैं। अब जो है हम लोग सार लेखन करते समय जो है ऊपर की बातें हैं को छोड़ सकते हैं। अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक निम्नलिखित भाषाएं कौशल का प्रयोग भी करता है। अब जो है लेखक जो है अपनी बात को जो है प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ भाषाई कौशल का भी प्रयोग करता है। पहला है मुहावरे लोकोक्तियां, फिर दूसरा है कथाएं, तीसरा है अलंकार, चौथा है सूक्तियां और उदाहरण, फिर पांचवा है विशेष शैली। उक्त गद्यांश में बढ़ चढ़ कर होना मुहावरा है। अब जो ऊपर में जो है उक्त गद्यांश में जो बताया जा रहा है बढ़ चढ़ कर, ये जो है मुहावरा है। बढ़ चढ़ कर होना मतलब ये मुहावरा है उस गद्यांश में। काव्य रूपी आकाश में रूपक अलंकार है। जो काव्य रूपी आकाश में जो है ये रूपक अलंकार है। किसी ने कहा है कि वाक्य में उदाहरण है। अब किसी ने जो कहा है कि जो है वाक्य में उदाहरण है। अगिनित प्रभावपूर्ण जुगनुओं, वाक्य में जो है दो विशेषण है और बहुत सी संज्ञा है कि उन्नत विशेषण विशेष शैली का प्रयोग किया गया है। सार लेखन करते समय हम ऐसी बातों को भी छोड़ देंगे। अब जो हम लोग सार लेखन करेंगे तो इन बातों को भी हम लोग छोड़ देंगे। अब हम उक्त गद्यांश का सार लिखने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सार लिखते समय भाव को लेखक का रखना होता है। अब हम लोग जो ऊपर दिया गया जो गद्यांश था उसका जो है हम लोग सार लिखने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि जो सार लिखने में हम लोग क्या करना है, जो लेखक का भाव है उसको रखते हुए हम लोगों को सार लेखन करना है। किंतु भाषा अपनी अपनी होती है। अब जो भाषा है हम लोग अपना रख सकते हैं, लेखक की भाषा लेने पर उपयुक्त सार लेखन बहुत कठिन हो जाता है। अब जो है अब हम लोग लेखक का भाषा रखते हैं तो जो सार है लेखन जो है करने में बहुत कठिनाई होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम उक्त गद्यांश का सार इस रूप में कर सकते हैं। अब जो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऊपर दिए जो गद्यांश है उनका इस तरीके से सार लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे सार दिया हुआ है। भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि हैं, पर तुलसीदास उनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कोरे कवि ही नहीं बल्कि चरित्रवान, राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, सरल भाषा में गूढ़ार्थ बताने वाले, उपदेशक और भविष्य दृष्टा भी थे। ये रहा उसका सार लेखन। आपने देखा कि यह सार मूल्य गद्यांश का लगभग एक तिहाई है। हाँ, ये बात बोल रहा है कि जो हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा था उसका ये जो सार लेखन है एक जो है लगभग एक तिहाई है। सार लेखन लिखने के बाद यह भी आवश्यक देख लेना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट तो नहीं गई है और कोई अनावश्यक बातें तो नहीं लिखी गई। अब जो हम लोग सार लिखते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो छूट तो नहीं गई है या फिर कोई अनावश्यक बात उसमें लिखी तो नहीं गई। अपनी भाषा भी चुस्त कर लेनी चाहिए। अब जो अपनी भाषा जो है उसे भी चुस्त और दुरुस्त कर लेनी चाहिए। अब सबसे पहले क्या करना आपको है कि पहले आप अपने से जो है बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसका सार लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है ये जो गद्य है इसका सार आप खुद सीखने की कोशिश कीजिएगा पहले। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये जो है ये वाले बात को आप पढ़ सकते हैं। ये रहा इसका सार लेखन। अब जो क्रियाकलाप जो है 1.1 इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा खुद से। अभी इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग सार लेखन के कुछ नमूने हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।